ऐसा क्या करें कि हमारा एनडीए 2 2026 ना रुके, हम उसको क्लियर कर लें। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम के दौरान तो आपने सब कुछ क्लास 12th का पढ़ाई है, लेकिन आपने सब्जेक्टिव वे में सवाल सॉल्व करे हैं। अब आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? अब आपका फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पे। ह्यूमैनिटीज वाले या कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो भी साइंस के सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारी चीजें एक बार टीचर के पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी उठा करके अप टू 10th लेवल वाली पढ़ लेना। इंग्लिश में अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। रीडिंग क्या? जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। तो मेरे भाई बोर्ड्स एग्जाम ऑलमोस्ट आपके खत्म हो गए हैं। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो कुछ इक्का दुक्का एग्जाम अगर बचे भी होंगे तो वो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं बचे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम एनडीए 1 2026 की तैयारी तो अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोर्ड एग्जाम में उलझे हुए थे। मैं आपकी बात को समझता भी हूं कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब भैया ऐसा क्या करें कि हमारा एनडीए 2 2026 ना रुके, हम उसको क्लियर कर ले। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि अब क्या कुछ कर सकते हैं एनडीए 2 2026 को प्रिपेयर करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद दिस वीडियो। देखिए, बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो या तो आप साइंस स्ट्रीम से होंगे या आर्ट्स से या कॉमर्स से। एनडीए उन बच्चों के लिए ज्यादा इजी हो जाता है, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है जो साइंस स्ट्रीम से हैं। कारण क्या है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपके पास मैथ्स है, पीसीएम वालों के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है जिनके पास मैथ्स रहता है, क्योंकि जो सिलेबस होता है मैथ्स का वो 11th प्लस 12th है ना। तो जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, आपका काम कंपैरेटिवली आसान है। अब करना क्या है कि 12th के बोर्ड के एग्जाम के दौरान तो आपने सब कुछ क्लास 12th का पढ़ाई है, लेकिन आपने सब्जेक्टिव वे में सवाल सॉल्व करे हैं। अब आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? अब आपका फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पे आपका फोकस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस होना चाहिए। उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि भैया हम बोर्ड में भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, तो पहला आपका काम होना चाहिए, ये तीनों के लिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों के लिए कॉमन है, क्योंकि आर्ट्स वाले के पास जनरली मैथ्स नहीं रहता है ना। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स वाले भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होता, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको अपना बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तो बाबू, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी से बेहतरीन किताब नहीं है। आप एनसीईआरटी करिए क्लास 11th प्लस 12th की। सबसे पहले तो आपको यह करना पड़ेगा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हो अप टू एनडीए लेवल, सबसे पहले उसका क्लास, जो भी क्लास का वो चैप्टर है, उसकी एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करो, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि चैप्टर में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है ना। अब जब आपने ये कर लिया, तब उसके बाद कोई एक एमसीक्यू बुक उठाएंगे, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई भी किताब उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई किताब खराब नहीं होता, हर किताब अच्छा होता है ना। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि लेकिन भैया फिर भी एक, तो भाई सबसे बेस्ट चीज जो होता है एग्जाम को जानने के लिए वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब उठा लीजिए, उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार लगाइए, देखिए आपका लेवल कहां है। लगे कि अभी भी सवाल कम लग रहे हैं, अब जाकर के कोई एक थर्ड रेफरेंस बुक उठाइएगा। आपको उठाना पड़ेगा जहां पे बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर पाए, अगर लगे कि नहीं भैया इन सब में बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है, तो मेरे भाई तब तो बेटर है कि आप किसी बैच में इनरोल हो जाए। फिर तो बेहतर है कि आप किसी बैच में इनरोल हो जाएं और जो भी आपके टीचर बोल रहे हैं उस चीज को फॉलो करिए, ज्यादा बेटर है। अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स अपने साइड से नहीं डालना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियसली एफर्ट्स डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बैच में इनरोल हो जाते हो तो बहुत से एफर्ट्स आपके बच जाते हैं कि कौन से स्टडी मटेरियल चूज करें, कौन से टॉपिक कैसे पढ़े, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये सारी चीजें। स्टिल ये आपने कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, पीवाईक्यू लगाया, पीवाईक्यू के लेवल के अकॉर्डिंग आपने कोई एक थर्ड रेफरेंस बुक उठा ली और उसको रगड़ के लगा लिया। वापस एक बार पीवाईक्यू लगा के देखेंगे कि क्या हमारा लेवल बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है ना। मैथ्स में यही हर चैप्टर के साथ आप करते जाएंगे। एक चैप्टर एनसीईआरटी से बेसिक, फिर पीवाईक्यू, फिर कोई थर्ड रेफरेंस बुक, ठीक है। अब आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बच्चे, इनको थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि इन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है। तो बाबू यहां पे आपको टीचर का गाइडेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो टीचर की मदद से आप इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो जो टीचर बोलेगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, वो सारी चीजें आंख मूंद करके अपने टीचर पर भरोसा करके पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया ये तो हो गया, मैथ्स की बात होगी। अब जीएटी में बहुत सारे हैं, बाबू जीएटी में कुछ नई चीजें आप थोड़ी पढ़ रहे हैं, जो आपने पहले पढ़ा वही तो कवर करने वाले हो। आपको क्या पढ़ना है? आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा,
आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। दिस इज साइंस, दिस इज साइंस। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन जनरल जो चीजें पूछी जाती हैं वो अप टू 10th तक की पूछी जाती है, अप टू 10th। फिजिक्स थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो अप टू 10th तक की पूछी जाती है। तो चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, 10th तक तो पढ़ा है ना, 10th तक तो पढ़ा ही है ना। तो बस वही करना है, अपनी 10th की किताबें ढूंढिए, उठाइए, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो एटलीस्ट वहां से पढ़ लीजिए, और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पीवाईक्यू लगाकर देखिएगा क्या लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। फिजिक्स आपका 11th तक का, 12th तक का जा सकता है, सर्टेन टॉपिक्स, सर्टेन क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वगैरह आ सकते हैं। तो यहां पे आर्ट्स और कॉमर्स वालों को टीचर की हेल्प लगेगी। बाकी पीसीएम वाले या पीसीबी वाले आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करी है तो, अगर आपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करी है तो, राइट। उसके बाद ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो ह्यूमैनिटीज में बहुत से सब्जेक्ट होंगे। हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, है ना, आपका पॉलिटी होगा, आपकी इकोनॉमिक्स होगी, राइट। तो इतने सारे सब्जेक्ट है। अब यहां पे आर्ट्स वालों को फायदा हो सकता है, आर्ट्स वालों को यहां पे फायदा हो सकता है। आप अपनी किताबें जो आपने पढ़ी हैं, उन्हीं किताबों को एक एक करके उठाइए और पढ़ना फिर से स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री की किताब उठाइए, पढ़िए, ज्योग्राफी की किताब उठाइए, पढ़िए, पॉलिटी की किताब उठाइए, पढ़िए, इकोनॉमिक्स की किताब उठाइए, पढ़िए, और फिर पीवाईक्यू लगाइए। देखिए क्या कुछ अलग मिल रहा, अलग कुछ नहीं मिलेगा, वही सारी चीजें मिलेंगी। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, वही सारी चीजें मिलने वाली हैं। बट अगेन, आप एफर्ट बचाना चाहते हैं तो टीचर की मदद लीजिए। एफर्ट्स बचाना चाहते हैं, जैसे साइंस वाले जो बच्चे होंगे, इनके लिए ये पोर्शन थोड़ा सा दिक्कत करेगा। कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि साइंस वालों ने इसको छोड़ रखा है ना, साइंस वालों ने इनको छोड़ रखा है। 10th तक तो फिर भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई चीज है, आपने 10th तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो 10th तक की किताबें उठा के एक बार देख लीजिएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बैच में इनरोल भी हो रहे हैं, जस्ट सजेशन, अगर आप बैच में इनरोल भी हो रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट साइंस वालों पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी 10वीं लेवल तक की उठा करके उस चैप्टर को एक बार गो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना। फिर टीचर पढ़ाएगा अगर, तो तुम्हारे लिए समझना बहुत इजी होने वाला। फिर अगर टीचर पढ़ाए तो तुम्हारे लिए समझना बहुत इजी होगा। सिमिलर जो ये ह्यूमैनिटीज वाले या कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो भी साइंस के सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारी चीजें एक बार टीचर के पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी उठा करके अप टू 10th लेवल वाली पढ़ लेना। अब जाके टीचर अगर तुम्हें पढ़ाएगा तो तुम्हें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो जनरली क्या होता है कि आप बैच इनरोल भी कर लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा कंप्लीटली ही डिपेंड हो जाते हो टीचर पे। टीचर आपको सब कुछ पढ़ाएगा, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए तो बेहतर है कि एक बार पहले गो थ्रू हो जाओ और फिर टीचर की क्लास में आकर के बैठो, तुम रिलेट कर पाओगे। हाँ मैंने वहां पढ़ा था, हाँ मैंने वहां पढ़ा था, मैंने वहां पढ़ा था, तो चीजें ज्यादा दिमाग में बैठेंगी, राइट। और उसके बाद जिस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मेरे भाई, वो है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही चीज है जहां पे बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, स्पेशली जीटी के केस में। वो जीटी में केवल पढ़ते जाते हैं। वो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, आपका हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं। मैथ्स में तो एक बार वो कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीख नहीं सकते। जीटी में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगेन, एक अच्छी सी किताब खरीदिए जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले, जिसमें आपको भर भर के क्वेश्चन मिले, राइट। और वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या जो नॉलेज आपने इकट्ठा करी है वो क्वेश्चन आप लगा भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो क्वेश्चन रगड़ के स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करिएगा कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के जितने एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं लगा लीजिए। इसलिए कोई भी एक किताब उठा लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएंगे ऑब्वियसली, वहां से एमसीक्यू रगड़ के लगाइए। ठीक है, ये बात होगी। अब एक चीज को मैं बिल्कुल ही सेपरेट लेकर के चलता हूं, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश को मैं बिल्कुल ही जानबूझ के सेपरेट लेकर के चलता हूं। यह है तो जीटी का ही पाठ, लेकिन समझिए तो इसका अपना खुद का एक अलग वेटेज है। 50 क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से आते हैं, है ना। इंग्लिश का सिस्टम अगर मैं बताऊं तो बाबू अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। अब बहुत कुछ हो रहा है रीडिंग बेस्ड। मोस्टली चीजें जो हो रही हैं वो हो रही है अब रीडिंग बेस्ड। अब वो वक्त काफी हद तक खत्म हो गया है जब आप रूल रेगुलेशन रट के जाते थे, एग्जाम में अप्लाई करते तो आपका काम हो जाता था। ये सिर्फ मैं नहीं, जो आपके इंग्लिश के माट साहब हैं दानिश सर से मैंने पर्सनली भी बात करी, तो उन्होंने भी मेरे को सेम चीज बताया कि सर सिस्टम बदल गया, अब काफी हद तक चीजें रीडिंग बेस्ड हो गई हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे। इंग्लिश में अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। रीडिंग क्या, यू कैन रीड नोवेल्स, राइट। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, मस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो
इंग्लिश न्यूज़पेपर मस्ट है, आपका करंट अफेयर भी रेडी होता रहेगा, आपकी इंग्लिश भी रेडी होती रहेगी। फायदा क्या होगा कि कई बार ये ऐसा देखा गया है कि रीडिंग के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपके पेपर में आ रहे हैं तो हो सकता है किसी न्यूज आर्टिकल को ही उठा करके सीधे दे दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में रहेगी चीज, एग्जाम में आपके लिए मददगार होगा। उसके बाद बहुत सारे नए वर्ड सीखने मिलते हैं, तो उसकी एक अलग से नोटबुक बना के रखिएगा, नोटबुक बनाना जरूरी है, नोटबुक बना के रखिएगा वो कैप का। आप जब रीडिंग करते हो ना तो सब कॉन्शियस में आपके ये चीजें चली जाती हैं कि स्टेटमेंट किस तरीके से फॉर्म हो रहा है ना। आप रूल रेगुलेशन कुछ नहीं पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठता जा रहा है, बैठता जा रहा है, बैठता जा रहा है। अब एग्जाम में अगर स्पॉटिंग एरर भी आ जाता है तो आपको रूल भले नहीं पता होगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, लेकिन आपने रीडिंग करी है तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो चीज है कि अच्छा ये सेंटेंस तो इस तरीके से फ्रेम होता है और यहां पे ये गलत है, आप वहां पर अपना आंसर निकाल सकते हो। चाहे वो PQRS वाला सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो वो चीज में भी ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगा। तो द ओनली थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज रीडिंग पे ध्यान दीजिए। लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, आप पूछते हो कि भैया इंग्लिश में मेरा स्कोर नहीं हो रहा, इंग्लिश में स्कोर नहीं हो रहा, तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा अगर आपने रीडिंग नहीं करी है। तो इसलिए आज से जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, नोबल उठाइए, इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भैया मैं तो गांव देहात में रहता हूं, मेरे पास तो नहीं आता, मेरे गांव में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता। बाबू सब कुछ आता है, PDF ढूंढ के ऑनलाइन पढ़ लो, है ना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लोगे उन न्यूज़पेपर्स के, तो वहां पे आपको PDF मिलती रहेगी, हर रोज आप पढ़ते रहोगे। उसके अलावा नोबल तो स्टेशनरी पे मिल जाएगा ना, स्टेशनरी पे अगर नहीं भी मिल रहा है तो ऑनलाइन ऑर्डर करने का सिस्टम लगभग पूरे भारत में है, तो आप ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा लीजिए और नोबल पढ़िए। नोबल और न्यूज़पेपर रीडिंग अपने हैबिट में डालिए। आज से जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर रोज कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 1 आवर तो रीड करिए, एटलीस्ट 1 आवर हर रोज रीड करिए। तो आपके मैथ्स की बात हो गई, आपके GT के सारे सब्जेक्ट की बात होगी, आपके इंग्लिश की बात हो गई। अब इससे ज्यादा बता क्या, जब लास्ट में एग्जाम आ जाएगा तो उस समय फिर मॉक टेस्ट पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा। इसके लिए हम बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन आगे ले करके बढ़ना है। मैंने बहुत ही क्रिस्प चीजें बताई हैं और बहुत सिंपल चीजें बताई हैं, बहुत कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जो आप नहीं कर सकते हो अपने घर पे बैठ के। तो जब आप ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है उसी टाइम से लग जाइए तैयारी में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।